हेलो मित्रों, ग्रुप डी स्पेशल क्लास चल रही थी। अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कोई क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है। यदि उनका अंतर 45 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं ग्रुप में, जैसे 5, मान लिया फर्स्ट 5 है और सेकंड 2 है। इन दोनों का अंतर है 3 और अंतर हमें दे रखा है 45। एक बराबर क्या हो जाएगा 15। अब ये क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या क्या हो। अब देखो, बड़ी संख्या नॉर्मली हम जानते हैं कि बड़ी संख्या बड़ी होती है। जैसे बड़ी अगर ये है तो बड़ी यही रहेगी, मैं इससे गुणा करूंगा। तो बड़ी संख्या हमने 5 थी, 5 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 5 70 आ जाएगा। अगर छोटी संख्या निकलवानी है तो छोटी संख्या हो जाएगी 2 गुणा 15 बराबर 30। बस यही करना है कि अगर अंतर पूछ रहा है अंतर निकाल देना है। अगर यही क्वेश्चन में अगर हमसे कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 45 दे रखा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए इस अंतर की जगह हमें दे दिया योग कि दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है। यदि उनका योग 45 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन तो हमने अंतर से कर लिया। अगर हमको योग निकलवाना है तो देखो, फर्स्ट संख्या है 5, सेकंड संख्या है 2। फर्स्ट संख्या हमारी 5 है और सेकंड संख्या है 2। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 बराबर 45। एक बराबर क्या हो जाएगा, 45/7 हो जाएगा। तो अगर एक बराबर 45/7 हो गया, हमें अगर फर्स्ट बड़ी निकालनी है छोटे निकालनी है, बड़ी 5 है तो 45/7 हो जाएगा। और सेकंड निकालनी है तो 45/7 हो जाएगा। जो भी पूछ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे भी क्वेश्चन पूछता है वैसे ही कर दो। ये अंतर दे रखा है, दो अनुपात दे रखे हैं, अंतर से निकाल दो। योग दे रखा है तो योग दे रखा है, योग कर दो, योग से निकाल दो। आसान था। अगर इसको हम x मान के भी करते हैं तो 5x प्लस माइनस 2x बराबर 45। 3 बच गया, अंतर 3 आ गया, 3x में अगर हम भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। 15 से जब निकाल, अपन को क्वेश्चन करना है, बस मेन चीज है क्वेश्चन पर फोकस मारना है। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे मित्रों, अगला क्वेश्चन है कि कोई धनराशि 4 वर्षों में 750 तथा 7 वर्षों में 900 हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर निकालनी है। मतलब यही चीज पे ध्यान फोकस मारना है कि 4 वर्षों में 750 हो गई, 7 वर्षों में कितनी हो गई, 900 हो गई। अब देखो, साधारण ब्याज का एक रूल होता है कि साधारण ब्याज ब्याज का ब्याज नहीं लगता। साधारण ब्याज जैसे अगर हमारा 1 साल का 20 रुपये है तो 2 साल का डबल हो जाएगा 40, 3 साल का कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 4 साल का कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये अंतर होता है ना, ये समान होता है। अगर 20 रुपये ब्याज लग रहा है तो अगली साल भी 20 ही लगेगा, तीसरी साल भी 20 लगेगा, आगे भी 20 ही लगेगा। ये और साधारण ब्याज में यही होता है। और चक्रवृद्धि ब्याज होता है, इसमें ब्याज जैसे ये ब्याज है तो मूलधन तो है जो दिया है, मूलधन है जो तुम्हारा, जो तुमको पैसा दिया है, उधार दिया है, 5,000 रुपये 10,000 रुपये जो भी दिया है, इसका ब्याज तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन इस ब्याज का भी ब्याज लगता है। तो साधारण ब्याज में एक चीज होती है कि ब्याज का ब्याज नहीं लगता। जो जैसे फर्स्ट साल का ब्याज लगा है वही सेकंड का लगेगा, थर्ड का लगेगा, फोर्थ का लगेगा। जैसे 20 रुपये फर्स्ट साल में लगा है तो अगले दूसरी साल में भी 20 लगेगा, तो 20 और 20 40 हो जाएगा। फिर 40 में वही 20 रुपये लगेगा तो 60 हो जाएगा। अगली साल अगर 20 रुपये और लगेगा तो 80 रुपये हो जाएगा। इसमें ब्याज का ब्याज नहीं लगता, ओनली ब्याज ही। जैसे एक बार ब्याज लग गया ना, जैसे कि 5,000 का ब्याज कोई दर पे जिस पे पैसा दिया है, अगर 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये जो भी लगेगा तो अगली साल भी वही सेम ब्याज लगेगा। तो इसमें बस एक ही चीज देखने की है कि जैसे 4 वर्ष, 4 वर्ष और 7 वर्ष, ये तो कितने साल का अंतर है, 3 साल का। देखो इधर लिख लेते हैं, 4 वर्षों में कितना है 750 रुपये और 7 वर्षों में 900 रुपये। बस ये चीज समझ में आ गई, क्वेश्चन हो गया। देखो यहाँ अंतर कितने का है, 3 का है, और यहाँ अंतर कितने का है, 150 का है। भाई 3 साल, 3 वर्ष में ब्याज कितना लगा, 150 रुपये। एक वर्ष में कितना लगेगा, 50 रुपये। अगर हमको पता है कि ब्याज, हमको पता लग गया कि ब्याज क्या आ गया हमारे पास, 50 रुपये आ गया। ये कोई भी साल में हमें
ब्याज कितना लगा है, 50 रुपये लगा है, और 50 50 50 50 बढ़ के हमारे 7 साल में कितने हो गए, 900 रुपये हो गए। लेकिन हमें मूलधन पता नहीं है, तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग को 4 वर्ष है, तो 4 वर्ष में अगर 1 साल का 50 है, तो 4 साल का कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो 4 वर्षों में कितना ब्याज हो गया था, 50 × 4 200 रुपये। अब अगर मैं 750 में से 200 कम कर देता हूँ, तो कितना आ जाता है, 550। तो मूलधन क्या आ जाएगा हमारा, 550 रुपये। अब दर पूछ रहा है, तो दर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता ही है, दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100, मूलधन गुणा समय, यही होता है। तो देखो क्या करना है, काट दो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से काट दो 10, ये काट दे 11, क्या आ गया, 100/11%। हमारी दर क्या आ गई, 100/11%। देखो एक बार रिपीट करवा देते हैं वापस। कोई धनराशि 4 वर्षों में 750, 7 वर्षों में 900 हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर याद करो। देखो मित्रों, मैंने सिर्फ ये इसलिए समझाया तुमको इतना कि भाई तुम्हारी समझ आ सके। अगर इसको करना है तो कैसे करना है, कि 4 और 7, 3 का अंतर था, और यहाँ 150 का था, तो 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 50, और 50 में से मैं 250 कम कर दूंगा, क्योंकि 4 वर्ष 1 साल का 50 है, तो चार 4 साल का कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और 200 कम करूंगा इसमें से, तो अपने पास बच जाएगा 550 रुपये। अगर 550 जो बचा है वो हमको दिया है किसी ने, ब्याज पे हमने लिया है, 550 रुपये हमने ब्याज पे लिए थे, तो हमको दर पता नहीं था कि क्या दर लेगा वो, मतलब कितने परसेंट पे दिया है। लेकिन इसने टाइम तो दे रखा था कि 4 वर्ष में 750 हो गए, 7 वर्ष में 900 हो गए। तो हमें निकालना पड़ेगा पहले मूलधन, कि भाई हमारे पास मूलधन था ही क्या, जिस व्यक्ति को दिया है तो उसका मूलधन कितना है, हमें कितना पैसा दिया उसने उधार। तो हमको मूलधन निकाल लिया हमने 550 रुपये, क्योंकि हमने पता था 50 रुपये ब्याज है, 4 साल में 200 हो जाएगा, 4 साल का मैं इसमें से घटा दूंगा तो 550 रुपये मूलधन ही बचेगा। तो मूलधन हमारे 50 रुपये हमारे आ गया था ब्याज, इसको ब्याज लेते हैं। तो मूलधन हमारे पास 550 आ गया। दर का सूत्र होता है ब्याज गुणा 100, मूलधन गुणा समय। काट दिया तो हमारे पास दर क्या आ गई, 16%, 100/11%। ऐसा ही अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो मित्रों, अगला क्वेश्चन है क्रैमूल विक्रैमूल लाभ हानि का क्वेश्चन है। देखो इसमें छोटी सी जानकारी ले लेते हैं कि लाभ परसेंट बराबर क्या होता है और लाभ बराबर क्या होता है। तो लाभ बराबर होता है हमारा विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। और लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ अपन क्रयमूल्य क्योंकि हम अगर विक्रय मूल्य में, अगर सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। क्योंकि विक्रय मूल्य में से हम अगर क्रय मूल्य लेस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है, लॉस हो जाता है। अगर लॉस होगा तो लॉस आ जाएगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे अगर विक्रय मूल्य कोई है, बेची हुई से चीज़ है हमारे पास, जिसका क्रय जिस पर लिखा हुआ मूल्य होता है, उसको घटा देते हैं तो लाभ आ जाता है। अगर विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य में से घटाया जाएगा तो क्या आ जाएगा, हानि आ जाएगा, कि हमारे पास हानि कितनी परसेंट होगी। मान लीजिए कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, मैंने 500 रुपये की खरीदी है, और उसका मूल्य है अंकित, जो उस पर क्रय हुआ किया हुआ मूल्य कितना है, 450 रुपये। 500 रुपये में हमने हमको दी है, तो उसको पास कितने का, 50 रुपये का, कितने रुपये का लाभ हो गया, 50 रुपये का लाभ। 450 की वस्तु थी, 500 की बेच दी उसने, तो 50 रुपये का उसको बंदे को क्या हो गया, लाभ हो गया। अगर कोई वस्तु 450 रुपये की थी, कोई वस्तु 500 रुपये की थी, 450 में दे दी, तो उसकी क्या हो गई, 50 रुपये की हानि हो गई। बस यही है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का।
जैसे क्वेश्चन में दे रखा है 42 वस्तुओं का क्रय मूल्य 36 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लेन देन में हुआ लाभ। देखो 42 वस्तुएं हैं और 36 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 42 वस्तुओं का क्रय मूल्य 36 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो भाई 6, 42 वस्तुएं हैं और हमें 36 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर देन कर रही है। इसको मान लो अपन क्रय मूल्य, इसको मान लिया विक्रय मूल्य। भाई हमने हमारे पास 42 थी, ये कितनी है 36 है, तो अंदर कितना आ गया 6 का, और हमारे पास ये कितनी है 36 बटे 100, तो 6 6 36। अगर इसमें हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 सही 2/3%। आसान था, बस इसमें ओनली अपन को वस्तु जैसे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का ही थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे 42 वस्तुओं का क्रय मूल्य 36 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो लेन देन में लाभ या हानि का पूछ रहा है। 42 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितने का है 36 वस्तुओं के बराबर है, तो अपन को पता है 42 और 36 में अंतर कितने का 6 का आ गया, तो हमें लाभ प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास 6 रुपये। कितना है 36 क्रय मूल्य गुणा 100 कर दिया तो 16 सही 2/3% है। एक अगला क्वेश्चन कर, देखो एक क्वेश्चन दे दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही, बस ओनली थोड़ा सा इसमें सोचने वाली बात है कि 7 + 2√10 का वर्गमूल क्या होगा। बस इसको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर ये जो चीज है ना 10 और ये है ना 7, इसके दो फैक्टर करने हैं, और फैक्टर ऐसे करने हैं मतलब टुकड़े ऐसे करने हैं कि अगर गुणा करे तो 10 आए और जोड़े तो 7 आए। देखो 4 और 3 7 होता है, 5 और 2 7 होता है, 6 और 1 7 होता है। ठीक है मित्रों, तो 4 और 3 को अगर मैं दोनों गुणा करूंगा तो 12 आ जाएगा, अगर जोड़ूंगा 7 आ जाएगा, 5 और 2 को 10 गुणा करूंगा 10 आ जाएगा, अगर जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, तो बस यही हो गया इसका। 5 और 2, 5 और 2। देखो मित्रों 5 और 2 को मैं जोड़ता हूँ तो 7 आता है, और 5 और 2 को गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 10। अब देखो इसका हमें वर्गमूल निकालना है। अगर वर्गमूल निकालना है तो कुछ नहीं करना है, जैसे 5 और 2 आया है तो इन पे दोनों पे क्या लगा दो, रूट लगा दो, और जो चिन्ह है वो चिन्ह लगा दो। यही क्या आ गया इसका आंसर आ गया। अगर मित्रों इसको जैसे अगर तुम्हें, अब ये तो है शॉर्ट मेथड की, अपन को बस उठाया और आंसर मार दिया, लेकिन अब यदि आपको अगर इसको पूरा करना है तो मैं देखो पूरा भी बता देता हूँ कैसे करना। जैसे 7 + 2√10 है, मान लिया इसके टुकड़े कर लिए 5 और 2, ये हो जाएगा 5 + 2 7 + 2 रूट, अगर मैं इसके टुकड़े करूंगा तो ये 5√2 हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अगर रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 10 आता है। अब देखो ये 5 है ये 2 है, अब ये किस फॉर्म में बन गया, ये a + b की फॉर्म में बन गया ना, और a + b की फॉर्म क्या होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, अगर मैं इसको पूरे को खोलता हूँ तो यही बनेगा, देखो √5 + √2 का होल स्क्वायर। √5 का करूँगा तो 5 करूँगा तो 5 आ जाएगा, +2 का 2 आ जाएगा, +2 √5 गुणा √2, तो ये क्या आ जाएगा 7 + 2 √10। चाहो तो देखो ये 5 ये 2 ये देखो इस कंडीशन में भी आ गया और इसमें भी आ गया। ये अगर बनाया, ये हमारा क्वेश्चन था, ऐसे टुकड़े करेंगे तो ऐसा आएगा, तो √5 + √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकालने का एक इजी तरीका यही होता है कि 5 और 2 टुकड़े करो और जो नंबर है उस पर रूट लगा दो। जैसे अगर यहाँ 4 आ जाता है तो 4 पर अगर मैं रूट लगाऊंगा तो वो 2 लिख सकता हूँ। जैसे 9 आ गया, 9 पर रूट लगाऊंगा तो यहाँ 3 लिख सकता हूँ। अगर जो नंबर दिया होता है और उसका रूट होता है तो रूट लिख दो, या फिर अगर रूट में दे रखी है तो रूट लिख दो। सबसे इजी तरीका है कि बस दो, जैसे आगे वाली संख्या देख लो और पीछे वाली संख्या देख लो, इस दो को दो छेड़ना नहीं है हमें, क्योंकि ये a + b का होल स्क्वायर वाला ये फॉर्मूला लगा हुआ है इसके अंदर, तो हमें बस ओनली ये दो नंबर देखना है और इन दोनों नंबरों पे ही हमको टुकड़े करने हैं, टुकड़े करके और उस पर क्या लगा देना है रूट लगा।
ठीक है मित्रों, आया समझ में? अगला क्वेश्चन करते हैं। हेलो मित्रों, एक ट्रेन वाला क्वेश्चन है, देखते हैं। दो ट्रेन किसी निश्चित दूरी को क्रमशः 30 किलोमीटर घंटा और 20 किलोमीटर घंटा की चाल से तय करती है। यदि उनके द्वारा लिया गया कुल समय 30 मिनट है, तो दूरी याद करनी है। वो डिस्टेंस क्या है उन दोनों के द्वारा जो दूरी तय की गई है, मतलब डिस्टेंस तय किया गया है, वो कितना है? मान लीजिए दो कोई ट्रेन है, तो अपन ट्रेन एक तो है फर्स्ट, एक सेकंड चाल, तो फर्स्ट चाल मल्टीप्लाई सेकंड चाल बटे फर्स्ट चाल प्लस सेकंड चाल गुणा जो कुल समय दे रखा है। बस और कुछ नहीं करना है मित्रों इसमें, बस अपन को जो दो चाल दे रखी है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और दो चाल दे रखी है उनको ऐड करना है, और कुल समय से मल्टीप्लाई कर देना है। देखो, अगर ये दे रखे हमें फर्स्ट चाल 30 है, सेकंड चाल 20 है, और दोनों का योग कितना हो जाएगा 50। लेकिन मित्रों इसमें क्या 30 मिनट दे रखी है, क्या दे रखी है 30 मिनट, और वो किस में है, हावर्स में। तो इसे बदलने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, इसमें 60 का डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक मिनट में कितनी, एक घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। तो अपन को इसमें किस में चेंज करना पड़ेगा, घंटे में चेंज करना पड़ेगा। देखो, जीरो से जीरो खत्म, पाँच से, पाँच छः की 30, ये कट जाएगा दो बार, दो से दो खत्म, तो क्या आ जाएगा 6 किलोमीटर। तो उसने कितनी दूरी तय करी थी, 6 किलोमीटर दूरी तय करी। एक बार वापस रिपीट करवा देते हैं। देखो, दो ट्रेन किसी निश्चित दूरी को क्रमशः 30 किलोमीटर घंटा और 20 किलोमीटर घंटा की चाल से तय करती है। यदि उनके द्वारा लिया गया कुल समय 30 मिनट है, तो दूरी याद करो। देखो, दूरी कैसे याद करते हैं, अगर कुल समय दे रखा होता है और अगर चाल दे रखी होती है, तो दोनों चालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और दोनों चालों को बटे में जोड़ दो, और मल्टीप्लाई जो समय दे रखा होता है कुल समय से मल्टीप्लाई कर दो। हमें दोनों चाल दे रखी थी, दोनों अगर ये अगर मिनट में दी होती है, तो इसको किलोमीटर हावर्स में चेंज कर लो। अगर ये किलोमीटर हावर्स में दे रखी थी, इसको मिनट में चेंज कर लो। अगर मिनट में होती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ भी मिनट, वहाँ भी मिनट, वहाँ भी तीनों मिनट में होती है, फिर तो कोई मिनट, क्योंकि मीटर सेकंड में आती है जो वैल्यू आती है, या फिर किलोमीटर हावर्स में आती है, ये आपको पता ही है। या तो आएगी मीटर सेकंड में आएगी, या आएगी किलोमीटर हावर्स में आएगी। तो अपन पास किलोमीटर हावर्स में चेंज करना था, क्योंकि ये था मिनट में, वो तो हमारे किलोमीटर हावर्स में ही था, तो हमें उसको कोई चेंज करना ही नहीं था। वो तो हमें सेम उठाया, हमने सेम बस लगा दिया, फर्स्ट चाल गुणा सेकंड चाल बटे फर्स्ट चाल प्लस सेकंड चाल गुणा कुल समय हमारा था मिनट में, तो हमने उसको घंटे में चेंज कर लिया। दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ दिया, तो क्या आ गया, 6 आ गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं मित्रों। देखो मित्रों, एक क्वेश्चन है, अच्छा है क्वेश्चन, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, और अभी जो ग्रुप भी चल रहा है उसमें ऐसा ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन सीधा है पर थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो बच्चे क्या कंफ्यूज हो रहे हैं, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, टाइम कब, मतलब जैसे ही एक इसमें 5-5, 7-7, 10-10 मिनट लगा रहे हैं एक ही क्वेश्चन में, तो क्या है, पेपर छूट रहा है, क्वेश्चन बहुत ही कम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं बच्चे। तो इस वजह से थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चनों पे थोड़ा फोकस मारो, ध्यान रखो कैलकुलेशन पर, कैलकुलेशन फटाफट से करो। जैसे ये क्वेश्चन है, दो क्रमांगत सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 2180 है, तो संख्याओं का योग याद करो। देखो मित्रों, अगर इसको कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैलकुलेशन से तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर इसको तुम सीधा आंसर देना चाहते हो तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे 2180 है, और 2180 में मैं जैसे दो नंबर है तो दो का भाग दे देता हूँ इसमें, तो दो एकम दो, जीरो, और दो नाम 18, और जीरो, ये 1090 के आसपास आ रहा है, 1090 के आसपास आ रहा है ना। तो बस इसमें ये 1090 के आसपास आने वाले कभी भी प्राकृतिक सम संख्या है। बस इस जैसे प्राकृत सम संख्या, भाई प्राकृत सम संख्या है, तो मतलब कंटिन्यू चलने वाली है। अगर मैं एक को x मानता हूँ तो एक को x+2 मानूंगा। तो ये चीज बस नोट करनी है कि अगर प्राकृत सम संख्या अगर दो नंबर है, तो दो नंबर, एक x है तो उससे बड़ा ओनली दो ही नंबर बड़ा होगा, कोई नंबर होगा तो।
तो अपन को इसको ये देखना है कि यार ये किसके स्क्वायर के बराबर है। देखो 30 का करता हूँ 900 आता है। ठीक है मित्रों, 30 का कर लिया तो 900 मतलब 30 के आसपास की कोई डिजिट है। तो 30 के आसपास की डिजिट देखते हैं तो 32 उठा के देखते हैं। जैसे अगर मैं 32 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 4 6 और 6 और 9, 4 2 तो 1124 आ गया। अब 1124 और 1124 अगर जोड़ें तो 2180, क्योंकि है तो आसपास ही, क्योंकि 1090 और 1124 है। अगर मैं इसको 32 और 34 का, 32 और 34, 32 और 34 का अगर मैं जोड़ के देखता हूँ, 34 का निकालना, ये कितना आ गया, 1156। और 1156 में 1124 जोड़ता हूँ तो 8 7 2 और 2 2278 आ रहा है। लेकिन हमें चाहिए 2180। तो ये बन रहा है आसपास 32 और 34 के। क्या बन रहा है, 32 और 34 के। तो इन दोनों का जो नंबर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 32 और 34 आ जाएगा। क्योंकि हम इसको अंदाज लगा सकते हैं बस इससे। अगर अंदाज नहीं लगाना है, अगर इससे तुमको नहीं लग पा रहा है तो फिर उसको पूरा करना पड़ेगा। तो इसको पूरा करने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर दो संख्याएं हैं कोई प्राकृत संख्या, तो हमको एक को मानना पड़ेगा x और दूसरे को मानना पड़ेगा x+2। अगर मैं दोनों का स्क्वायर कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, 2180 आ गया। ठीक है मित्रों, ये हो जाएगा x² + x² + 2, 2 दूनी 4x +4 बराबर 2180। ये हो जाएगा 2x² + 4x + 4 बराबर 2180। तो अगर मैं इसमें 2 का भाग दे देता हूँ सब में, तो ये क्या बन जाएगा, x² + 2x, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, मैंने 2 का भाग दे दिया, 2 एकम 2, 2 नाम 18 और 0, 2 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा x² + 2x माइनस 1088 बराबर 0। ऐसे कोई टुकड़े करो तो मल्टीप्लाई करने पे तो क्या 1088 आए, और प्लस माइनस करने पे क्या है, 2 आए। तो 88 करने पे एक ही नंबर आ रहा है। जैसे 30 और 30 को गुणा करता हूँ तो 900 आता है। तो 32 और 34 को गुणा करें, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 8 8 और 10। तो वो नंबर डिजिट क्या आ गई, 32 और 34 दो नंबर आ गए। अगर 32 और 34 आ गए तो एक तो क्या हो जाएगा, x, ये माइनस का है। अगर x 32 - 34 लेता हूँ तो ये तो हो जाएगा प्लस का 32 बराबर 0, और एक हो जाएगा x - 34 बराबर 0। तो x, ये तो हो जाएगा x - 34 32, और ये हो जाएगा x का 34। माइनस वाले डिजिट हम लेते नहीं, प्लस वाली लेते हैं। तो एक नंबर तो क्या आ गया, 34, और दूसरा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वाला, और ये हो जाएगा प्लस वाला। एक तो आ गई 32 और दूसरी क्या आ जाएगी, 34 आ जाएगी। क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन इसलिए है क्योंकि इसमें दो संख्याओं का स्क्वायर निकालना था। अगर इससे करते हो तो ये आसान हो जाता है। अगर 1090 आपको पता है कि 32 के आसपास है, या 31 के आसपास है, या 33 के आसपास है, या 34 के आसपास है, ये लगा के अंदाज लगा के, क्योंकि हमको दो, उसमें अगला है उसमें दो ही ऐड करना है। क्या करना है, दो ही ऐड करना है। तो अगर इनका योग पूछ रहा था तो कितना आ जाएगा, 32 और 34 का कितना आ जाएगा, 6। अच्छा, तो 66 क्या हो जाएगा आंसर। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं।
इनमें करना कुछ नहीं है बस। अगर ये है, अगर नहीं आ रहा है उससे तो ग्रुप डी में तो इतना टाइम मिल ही जाता है, इससे भी कर सकते हो आप। यहीं तोड़ दो इसको। मैंने इसलिए थोड़ा लंबा कर दिया कि इसको आपको समझ में आ जाए। नहीं, मैं इसको यहीं टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर इसमें से घटा दो, जो डिजिट बन जाती है वही डिजिट आंसर आ जाएगी इसकी। एक अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो मित्रों, एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है। 0.01,024 की घात 1/5 है तो के बराबर है, किसके बराबर है? देखो मित्रों, इसमें एक चीज नोटिस करने वाली है कि ये अपन को 5 बार तोड़नी है। कितनी बार? 5 बार। अगर मैं जैसे 1,024, मुझे इन पॉइंटों से और इनसे अभी कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ 1,024 के टुकड़े करने हैं। अगर सिंपली अगर नहीं आता है, देखो अगर बेसिकली अगर तुम्हें याद होता है तो 4 के टुकड़े करते हैं हम 5 बार, तो 1,024 आता है। ये होता तो जी 4 की पावर 5 होता है, लेकिन 5 पॉइंट है तो एक बार पॉइंट लगा दो, और 5 से ही 1/5, 5 से 5 खत्म हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.4 आंसर हो जाएगा। लेकिन मान लो नहीं बैठ रहा है आपसे, कि अगर आपको याद नहीं है कि अगर ये 4 की पावर नहीं होता है, तो हमें क्या करना है? चाहो तो 2 से दे लो, 2 से तोड़ूंगा इसको तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से काटूंगा 2 दूनी 4, एक बच गया, 2 पंजे 10, 2 छिकी 12, 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अंटे 16, 2 से काट दिया, 2 छिकी 12, 2 चौका 8, फिर काट दो 32, फिर काट दो 16, फिर काट दो 8, फिर काट दो, तो क्या आ गया देखो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अगर मान लो 10 आ गई, 2 की पावर 10, अगर 2 की पावर 10 में नहीं बदलना, हमें बदलना है 5 में, तो दो 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 का पेयर बना लो। ये क्या हो जाएगा? 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 1,024 के बराबर। तो हमें 4 की पावर 5 आ गई, हमारे पास 5 है, ऊपर 1/5 दे रखा है, 5 से 5 खत्म हो गया। पॉइंट अगर देखो 1 2 3 4 5 के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि अपन को भी पॉइंट लगाना है। जितने पॉइंट होते हैं, जितने नंबर होते हैं, उस नंबरों के बाद लगाना होता है। तो क्या आ जाएगा? 0.04 आंसर आ जाएगा। नॉर्मली बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं ग्रुप में, छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, बस थोड़ा कंफ्यूज करने का, पॉइंट का ध्यान रखना है। मेन चीज होता है पॉइंट दे देता है, दो ये ऑप्शन में दे देता है, 0.004 दे देगा, या फिर 0.04 दे देगा, या फिर पूरा 4 दे देगा। तो बस बेसिकली ये चीजें ध्यान रखनी है। देखो मित्रों, एक क्वेश्चन और है। दे रखा है 64 बराबर, 64 की पावर दे रखा है हमें 2/3 गुणा 1/4 की पावर दे रखा है -2। इसका भी हमें सिंप्लीफिकेशन ही करना है। अब देखो, मेन चीज ये है, हमें फोकस इस चीज पे मारना है कि यार ये माइनस है इसमें। नो नो, अगर ये माइनस है तो इसको माइनस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनाना है हमें। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले इसको छोटा कर लेते हैं। जैसे 64 है, 64 का हमको पता है कि 4 की पावर 3 होता है। क्या होता है? 4 की पावर 3 होता है। और मल्टीप्लाई, ऊपर क्या दे रखा? -2/3 दे रखा। देखो 3 से 3 खत्म, आगे क्वेश्चन टिट्टो उतार दो ऐसे कैसे। 3 से 3 खत्म तो हमारे पास बच गया 4 की पावर -2 गुणा 1/4 की पावर -2 बच गया। अब देखो मित्रों, अगर जब पावर माइनस में होती है ना, तो वो अपॉन में चली जाती है वैल्यू, मतलब बटे में चली जाती है। अगर ये माइनस में है तो मैं इसे लिख दूंगा 1/4 की पावर 2। अगर ये माइनस में है तो ये घूम के ऊपर चल जाएगा, क्योंकि 4 ऊपर चल जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 4 की पावर 2 आ जाएगा। अब आपको एक स्पष्ट चीज दिख रही है, इसमें एक स्पष्ट चीज दिख रही है। अगर मैं इसको 2 बार खोलता हूँ, जैसे 1/4 गुणा 1/4 गुणा 4 गुणा 4, अगर मैं इसको खोलता हूँ, 4 से 4 खत्म, 4 से 4 खत्म, तो क्या आ जाएगा? एक आंसर। क्या आ जाएगा? एक आंसर आ जाएगा। इसमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, बस ये देखना है कि 4 की पावर, ये जो 64 है ये 4 की पावर 3 होता है, 3 से 3 खत्म हो गया तो 4 की पावर -2,
और 1/4 अगर तो बेसिक चीज़ें होती है कि अगर माइनस की ये पावर है, माइनस की ये पावर है, ये अपॉन में जाएगी, ये ऊपर जाएगी, तो ये कटने के बाद क्या आएगा? सीधा एक आंसर। नॉर्मल क्वेश्चन था, बेसिक ही था बस और कुछ नहीं, बस इसमें थोड़ा समझने वाला है कि माइनस जो चीज़ दे रखी है, ये माइनस क्या चीज़ है। ये तो हमको पता है कि 64 की पावर 3 होती है, 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो माइनस की पावर 2 बच जाएगा। तो आराम से माइनस की पावर 2 है तो इधर भी माइनस की पावर 2 है और इधर भी माइनस की पावर 2 है। तो अगर ये 1/4 है, ओनली ये 4 है, चाहो तो इसको अगर घुमाओगे तो ये भी घूमेगा ऊपर जाएगा, क्योंकि माइनस का हमेशा क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। तो क्या आ जाएगा? एक आंसर आ जाएगा। ठीक है मित्रों, मिलते हैं कल अगली क्लास में।